नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहाँ पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the
families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Shri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h, and now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is a, really it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions,
and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है? Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है, और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे, और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे
वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है यात्रा है रूट है चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Shri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads
If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is a, really it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए
जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए हैं 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग, लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with 2 important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing,
And now, unfortunately, it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time, the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind, there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Sri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h, and now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially
all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है, और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं।
सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो चार धाम है यात्रा है रूट है चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे डीपीआर बनाएंगे उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Shri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high
At the same time, the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeed. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय,
उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं, और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलोंग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with 2 important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large.
Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier, there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be an examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large.
and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। Third supplementary, Shri Ayodhya Rami Reddy A. Through you, I wanted to know from the Honorable Minister,
Is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine.
So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे
और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है यात्रा है रूट है चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Shri Sashmit Patra.
Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is a, really it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं।
और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयर बैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue.
It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law. That is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir,
Already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए हैं 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं, और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरिन जैसी परिस्थिति है, और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स
ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर चार धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो चार धाम है यात्रा है रूट है चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है। ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे DPR बनाएंगे उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Shri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister.
Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and he just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h. And now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Now, Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Speaker sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। Honorable Minister. First supplementary, Shri Naresh Bansal. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Second supplementary, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है,
या आंशिक रूप से हैं तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है? Honorable Minister. सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। Third supplementary, Shri Ayodhya Rami Reddy A. Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with 2 important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death